यूपी कथा जैसा कि साथ में जो भी दर्शक लोग जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के गौरव से संबंधित जिनको चिंता है, जिनको चिंतन है, उसी संदर्भ में यह यूपी कथा शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी। लोग चुनावी रैलियों के बीच में, चुनावी भागम भाग के बीच में कभी भी पूछ बैठते हैं कि यूपी में का बा, यूपी में क्या है, यूपी में कुछ है कि नहीं। ठीक है, चुनाव आते हैं, जाते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्र को माँ का दर्जा है, राष्ट्र कभी भी ऐसा नहीं है कि आज से शुरू हुआ है, हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। लोग आए हैं, महान लोग भी आए हैं, सामान्य लोग भी आए हैं, और यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन गौरव उसका अक्षुण्ण रहेगा। इसी प्रकार से राष्ट्र की तरह कोई प्रदेश भी, कोई स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। और इसी से संबंधित विभिन्न पक्षों पे हम चर्चा कर रहे हैं। धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ गौरव त्रिपाठी जी हैं। संक्षिप्त में परिचय कराता हूं गौरव त्रिपाठी जी का। आप तीन स्टार्टअप इनिशिएटिव आपने न केवल स्टार्ट किया है, बल्कि उसको सफल भी किया है। वर्तमान में आप सुपर प्रो एआई के फाउंडर हैं, जिसका प्रोडक्ट है वयम। कल्चरल या भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत से जुड़ने वाला प्रोडक्ट है, सिर्फ इंडिया से जुड़ने वाला प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यह एक अलग डिस्कशन है। बहरहाल गौरव जी, आप न केवल एआई आधारित वयम ऐप में काम कर रहे हैं, बल्कि वीडियो कम्युनिकेशन फैसिलिटी को भी आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, आम भारतीयों तक पहुंचा रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट करने के बाद आपने करीब 16 वर्षों का काम किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी में वेब 2.0, वीडियो, आईओटी, क्लाउड, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित तमाम क्षेत्र शामिल हैं। एक और इनोप्लेक्सेस नामक स्टार्टअप रहा था, जिसका जिक्र करना यहाँ जरूरी है, और यह जर्मनी में एआई चैंपियन कंपनी है, जो वर्ल्ड लेवल पे 50 फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ काम कर रही है। इसमें आपने सीटीओ के तौर पे, चीफ सीटीओ के तौर पे आपने काम किया, टीम को लीड किया। और यह बताना भी जरूरी है कि 120 से अधिक पेटेंट आपके नाम पे दर्ज हैं। मतलब 35 तो आपने स्वयं इसको इन्वेंट किया है, और बाकी आपकी टीम के साथ, आपके लोगों के साथ है। बहुत सारे शौक हैं, लेकिन बिजनेस को आप बारीकी से समझते हैं, और सिर्फ इसको सिलिकॉन वैली या बेंगलुरु या दूसरे हाई प्लेसेस से ही रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि इंडिया से जुड़ते हैं। तो गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है यूपी कथा में आपका। आप तक आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, धन्यवाद। बिजनेस को आज हुआ कि यूपी में बिजनेस का क्या सीन है, कैसे है, तो इस पे आपसे बात होती रहेगी। सबसे पहले क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। तीन स्टार्टअप के आप को फाउंडर रहे हैं गौरव जी, और यूपी में वाराणसी आपका मूल स्थान रहा है। स्टार्टअप को लेके पहले यूपी में क्या था माहौल, बिजनेस को लेके क्या माहौल था, और अब क्या माहौल है, इस पे अपनी राय रखें गौरव जी। तो पहले तो मैं और काफी पहले पे जाऊंगा, तो 10 साल पहले की बात करूं मैं, तब तो बनारस क्या, काफी बनारस के बाहर भी बोल सकता हूँ, भारत में ही बिजनेस को लेके इतना जो था, बहुत नेगेटिव ही रहता था। और मुझे याद है, मैंने तो पहली कंपनी 2005 में ही शुरू की थी। तब मेरे परिवार से ही यही बात हुई कि क्या हुआ, कहीं जॉब नहीं लग रही है, या ये क्यों कर रहे हो, ये तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, पैसे चाहिए क्या तुम्हें। तो ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अब यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो हाल फिलहाल में और अभी जो माहौल रहा हुआ है, जो मैंने देखा है आते जाते, अभी भी ये था कि काफ़ी एक नेगेटिव जो माहौल था, काफ़ी वो था ही। और वो इसलिए था क्योंकि एक देखिए, हम देखा जाए तो यूपी को यही देखा जाता है कि हाँ, यूपी में ऐसा है कि आप हाँ, पढ़ाई थोड़ी कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको बाहर निकलना है। और ये आप कि हम देखिए, यूपी बिहार पूरी जो बेल्ट है, हम यही देखते हैं कि हाँ, यही रहा ही है। अब और जबकि अगर हम देखें तो यूपी में पहले भी, जैसे अब कानपुर में आईआईटी है, बीएचयू में आईआईटी है, अब ये है काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। और
क्योंकि वहाँ आईआईटी है, वहाँ पे स्टार्टअप्स होने चाहिए थे, पहले भी होने चाहिए थे। और आईआईटी कानपुर में इंक्यूबेशन काफी समय से एक्टिव था, लेकिन जो ऐसा स्टार्टअप या बिजनेस हम बोला जाए कि जो लोगों को लगे कि हाँ यहाँ रह के, यूपी में रह के बिजनेस किया जा सकता है, वो बहुत ही कठिन था। और वो कठिन मैं बोलूंगा लोगों का एक था भी, एक मनोवैज्ञानिक तौर पे भी, और जो ग्राउंड रियलिटी उसमें भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिल्कुल यूपी जाना तो नहीं चाहता था। और जैसी जैसी समस्याएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड समस्याएं थी, लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं थी, तो इसलिए जो स्टार्टअप के लिए जो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें थी नहीं। इसलिए वहां पे जो लोग सोचते भी थे, उनके सामने ऑप्शन यही रहता था कि हाँ भाई ठीक है, बैंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहां स्टार्टअप करेंगे, यहाँ से नहीं हो सकता। तो अभी जो मैं देखता हूँ, अब इन 2-3 सालों में ही जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, मैं खुद भी जा चुका हूँ आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन सेंटर में, फिर आईआईएम लखनऊ के भी सेंटर में गया था, इंक्यूबेशन सेंटर में मेरे सेशन थे वहाँ भी, और वहाँ मैंने स्टार्टअप से भी इंटरेक्ट किया। तो अब वो जो है, जब वो दिखता है कि हाँ लोगों को लग रहा है कि हाँ यहाँ से किया जा सकता है, ऑफ कोर्स अब उसका एक बहुत बड़ा ये भी है फैक्टर कि पिछले 2 साल में ही, 2-3 साल में जिस तेजी से लोग ऑनलाइन आए हैं, तो ये मार्केट भी जो पूरा बढ़ा है, चीजें आसान हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पे बहुत काम हुआ है। तो अब ऐसे नहीं कि बेसिक इंटरनेट के लिए आपको बहुत ज्यादा बहुत परेशानी उठानी पड़े। अब ये किया जा सकता है, कम से कम यूपी में शहरों में तो ये देख ही सकते हैं। और आईआईटी आसपास का जो क्षेत्र है, अब वो मैं देख रहा हूँ, वहाँ जो स्टार्टअप्स हैं, खुद अब सिर्फ इंक्यूबेशन नहीं बल्कि आईआईटी के बाहर भी खुद स्टार्ट करके और सस्टेन कर रहे हैं। तो ये चेंजेस मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत आपने क्लियरिटी बताई, और ऑफ कोर्स ये फर्क आया हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर को लेके और एक नेचुरल जो चेंज प्रोसेस है उसको भी लेके बहुत अंतर आया हुआ है। एक माइग्रेशन का आपने एक अपने वक्तव्य में एक वर्ड आपने यूज किया, और उसी पे मेरा अगला भी प्रश्न है कि यूपी से निकल के जो लोग बाहर भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए पहले एक शब्द आता था भैया, या इस तरह से टिपिकल उनके लिए शब्दावली यूज की जाती थी। एक खास कहीं ना कहीं एक चीज स्टक हुआ है उनके साथ, एक लेवल चिपका रहता है यूपी के लोगों के साथ बिहार, और ये जो बेल्ट है पूरी, इस माइंडसेट में भी कुछ बदलाव आया है क्या बाकी लोगों के में भी और यूपी के लोगों में भी, गौरव जी? माइंडसेट में तो डेफिनेटली एक थोड़ा चेंज है और दिखता है। मैं ये बोलूँगा हाँ, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन एक चेंज आया है कि जो ताने मिलते थे, हाँ यूपी में तो ऐसा होता है, यूपी में तो वैसा होता है, अब लोगों को समझ नहीं, यूपी में अब चीज़ें बदल गई हैं। और अब वो थोड़ा एक लोग अब यूपी का है ऐसा बताने में भी थोड़ा गर्व अब होता भी है कि हाँ हम यूपी में, हाँ हम अयोध्या है यूपी में, काशी है यूपी में। तो वो एक गर्व की बात है, लोगों को अब लगता है कि हाँ यूपी की इमेज अब वैसी नहीं है, चेंज हो गई है। तो एक चेंज आया है, डेफिनेटली चेंज आया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसीलिए था कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने ये बात स्पेसिफिकली करी, और मेरे दिमाग में कहीं बात गड़ गई कि पहले यूपी के लोगों को भैया कहा जाता था। तो मैंने कहा कि आप चूंकि घूमते रहे हैं बेंगलोर से लेके बाकी तमाम शहरों में भी, बाहर भी, तो इसीलिए एक क्वेश्चन था, बट आपने इसको बताया कि ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंज आया हुआ है। एक और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं गौरव जी की, आप उन बिजनेस लीडर्स में रहे हैं जो बिजनेस के साथ साथ कल्चर भी बखूबी समझते हैं, और वयम का जो प्रोडक्ट है, वयम जो प्लेटफॉर्म है, वो भी इसी के इर्द गिर्द बिल्ड कर रहे हैं आप। तो यूपी में कल्चर के लेवल पे भी काफी काम जो नजर आ रहा है, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, आपने जिक्र किया भी, काशी कॉरिडोर हो, बुद्धा सर्किट हो, इधर मथुरा को लेके बात हो रही है, तो कल्चर फर्स्ट बिजनेस को लेके ये कितना इंपैक्टफुल होगा? क्या लगता है आपको कि इस तरह की चीजें आने वाले दिनों में कितना सक्सेसफुल हो सकती हैं? इसको लेके क्या फर्क पड़ेगा, गौरव जी? लगता है कि एक जो कल्चरली, अभी कल्चर क्या है, कल्चर हम बोले तो एक बात बहुत मुझे आती दिमाग में कि कम्युनिकेशन
communication creates content and that content over a period of time becomes culture. क्योंकि कल्चर क्या है? कल्चर ये है, एक शेयर्ड बिहेवियर है। जितने भी लोग हैं आपस में, एक ग्रुप है, जितना भी बड़ा हो छोटा हो, लोग हैं, वो आपस में बात कैसे करते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, और आपस में वो रहते कैसे हैं, अपने त्योहार कैसे मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही कल्चर है। और मुझे जो भी लगता है कि अगर हम भारत का इतिहास देखें और भारतीय सभ्यता की बात करें, तो जो अभी ये सब हो रहा है, जो भी हुआ है 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये बहुत ही छोटा समय है, बहुत ही छोटा। अब जो चीजें, जो हम सभ्यता की बात कर रहे हैं और संस्कृति की बात कर रहे हैं, और जो एक व्यवहार है, बिहेवियर है, जो हजारों सालों से रहा हुआ है, वो ऐसा एक 5 साल, 10 साल, 20 साल में वो कहीं गायब नहीं हो सकता। और ये ऐसी चीज है कि ये, अब इसको जो लोग बोलते हैं ना, ये हमारे डीएनए में है। हम कल्चर जो है, वो संस्कृति हमारे अंदर तक है। हम कितना भी, अभी कोई भी हो जाए, मैं भी इंग्लिश में ही बात कर रहा हूँ और जो भी कर लूँ, लेकिन अब मैं काशी में हूँ तो भाई गंगा में स्नान करना है, काशी में भाई बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना है। अब ये चीजें कहीं ऐसा नहीं कि भाई कोई बोलेगा मुझे, नहीं, बस है डीएनए में है, हमें वो करना है। और ये हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता भी है कि लगता है कि नहीं, अभी मॉडर्नाइजेशन है, ये वो जो नई पीढ़ी है, पता नहीं क्या, लेकिन अब मैं अभी भी देखता हूँ तो जितने भी, जहाँ भी है संस्कृति, जहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हो, जहाँ भाई वहाँ युवा भी बहुत है, अभी भी आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उनके घर वाले बोल रहे हैं उन्हें, वो खुद आ रहे हैं। बल्कि ऐसा हो सकता है कि जहाँ घर वाले बोल रहे हैं वहां शायद वो ना जाएं। लेकिन यही चीज है कि संस्कृति एक ऐसा धागा है जो सभी को जोड़ता है भारत में। चाहे वो हम कश्मीर से कन्याकुमारी देखें या गुजरात से आसाम देखें, ये एक संस्कृति है जो हमें जोड़े हुए है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत में जो भी बिजनेस होने वाले हैं, जो भी होंगे, और जो हम अभी भी देखें, जो अभी भी बड़े जो बिजनेस हैं, वो वही बिजनेस बड़े हुए हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को समझा है और उसके साथ तालमेल बिठा के बिजनेस किया है। बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा तो एक अभी पतंजलि का बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल एक समय था जब लोग सोचते थे कि नहीं, एफएमसीजी, इसमें तो सिर्फ बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, बाकी तो जो भारतीय जो कंपनियां थी वो सब छोटी छोटी थी, ये तो इतनी ही रहेंगी क्योंकि एमएनसीज ही बड़ी हैं। पतंजलि ने दिखा दिया, नहीं, यदि आप स्पष्ट बोलिए कि भाई हाँ ये है और हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी पहचान भारत है, तो पतंजलि ने जैसी चीजें लिखी कि हाँ, मेड इन भारत, नॉट मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। अब ऐसी चीजें, और ये चीजें भी लोगों को समझ में आती हैं। लोग ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जहां भी अगर हम अब जो लोग हैं जो अब डिजिटल आ रहे हैं, जो लोग अब चीजें देख रहे हैं, जहां बाजार अब ये खुल रहा है और इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, तो लोगों को हमेशा ये रहेगा कि कैसा भी ब्रांड रहे, कोई भी बिजनेस रहे, लेकिन आप अगर लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो बिजनेस वही चलेगा जहां लोग उस बिजनेस से, उस ब्रांड से कनेक्ट हो पाएंगे, जहां उन्हें लगेगा कि ये हमारा है। और ये जो भावना है, ये आने के लिए ये तभी है जब भारत में, जब जो भी आप कर रहे हैं वो आपकी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हो कहीं। तो मुझे यही लगता है। और अब हम देख भी रहे हैं, हाल अभी ये 2-3 सालों में ही कई ऐसे बिजनेस आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो भारतीय संस्कृति को सेंटर में रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही आगे की अभी डायरेक्शन रहने वाली है। और इसमें कहीं ना कहीं चूंकि भारतीय जो संस्कृति है उसमें राम और कृष्ण दो महापुरुष माने जाते हैं जो बहुत चर्चित हुए हैं,
और बाकी भी कई सारे स्थान हैं, कई सारी जगह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काशी को लेके और अयोध्या को लेके एक ऐसी चीज है कि लग रहा है कि उत्तर प्रदेश थोड़ा सा और भी ज्यादा सेंटर में आएगा, बिजनेस के भी और बाकी लोगों के आवागमन को लेके भी। गौरव, आप इस पे थोड़ा सा नजर अगर आपकी है तो थोड़ा सा इस बारे में भी प्रकाश डालें। उत्तर प्रदेश क्या लीडिंग पोजीशन में भी कहीं इसको लेके, कल्चर को लेके आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं कि जहाँ भी हो एक अभी मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि यदि हम देखें कि हमारे संस्कृति में क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है और हमारी सभ्यता कैसे बढ़ी है, तो जैसे आप अभी बोला भाई, अभी लोगों का ध्यान वहीं जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे या अयोध्या के श्री राम मंदिर पर। तो ये मैं समझता हूँ ये तो ये सही में नया नहीं है। ये सिर्फ ये है कि हम समझ सकते हैं कि बीच में कहीं चीजें रुक गई थी, बीच में कुछ ठहराव था, क्योंकि ये फिर से हम जाते हैं हजारों साल पहले तो ये ऐसे ही रहा है। हमारे मंदिर आप जो शास्त्रों में विवरण है वो ऐसा, मंदिरों का कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको पूजा करनी है तो आप मंदिर जाइए, नहीं। हमारा तो हम तो बोलते कण कण में भगवान है, कण कण में है। तो हमें ईश्वर को स्मरण करने के लिए, ईश्वर की साधना करने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में ये नहीं। हमारी संस्कृति भाई हम तो पत्थर में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है, हर जगह भगवान। तो मंदिर क्यों थे? मंदिर इसलिए थे क्योंकि मंदिर एक केंद्र थे, मंदिर केंद्र थे। और वो आचार्य चाणक्य ने जैसा कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थः, तो वो मंदिर केंद्र ही इसलिए थे क्योंकि वो इकोनॉमिक सेंटर थे। और वहां पर है, और काफी प्रूफ भी अवेलेबल है हिस्टोरिकल। मंदिर में गौशाला होती थी, यज्ञशाला होती थी, आयुर्वेदिक चिकित्सालय होता था, एक अपना विद्यालय भी होता था, गुरुकुल, सभी कुछ होता था मंदिर के, और वही सब कुछ होता था। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो एक इकोनॉमिक सेंटर था वो होता था। और अब हम देख रहे हैं कि जो ये प्रोजेक्ट्स अब जब हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि अभी कई लोग ये बोलते हैं कि भारत में रिसेशन नहीं आ सकता। क्यों? आप देखिए, किसी भी मंदिर को देख लीजिए, जो भी एक थोड़ा मंदिर जो है चल रहे हैं, वहां इतना चढ़ावा ही आ जाता है। मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे भारत में चढ़ावा जितना आता है मंदिरों में, उतना तो शायद जो और छोटे देश है उनकी इकोनॉमी हो। और जितना हम एक दिवाली में हम जितना हमारा खर्च होता है और जितना हम करते हैं, वो साइजेबल है किसी भी देश, किसी भी विश्व में किसी अच्छे एक देश की इकोनॉमी जितना, और होता है उतना। और इसीलिए है कि हमारे यहाँ त्योहार क्यों मनाए गए थे? त्योहार इसीलिए बनाए गए थे भारत में कि भाई आप अपने घर में बैठे ना रहें, बाहर निकले और आप ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये जो चक्र है, ये चलता रहे। और ये सारी चीजें घूम फिर के संस्कृति पे ही, फिर हमारे संस्कृति पे ही आती हैं, क्योंकि ये ऐसा ही बनाया गया। हमारे यहाँ मेला लगता था, मेला होता है, कुंभ मेला तो ऐतिहासिक है, महाभारत में भी है कुंभ का। तो कुंभ है, जब चले आ रहे हैं, जब इस समय से चले आ रहे हैं, तो वो है। और मैं यही मानता हूँ कि जो भी हो रहा है और जैसा भी हो रहा है, ये बिल्कुल अभी हम वापस अपनी जड़ों पर जा रहे हैं, वापस उस व्यवस्था को ला रहे हैं जो थी हमेशा से। बहुत सटीक, और जिस तरीके से आपने बात बताई है गौरव, मुझे लग रहा है कि हर एक को ये इंटरव्यू सुनना चाहिए। जो कई बार लोग कहते हैं कि भाई मंदिर का किसी इकोनॉमी से क्या संबंध है, तो एक बिजनेसमैन और हमारा इतिहास किस प्रकार से इस बारे में सोचता है, यह भी एक देखने वाली बात है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपकी बातों को बहुत रिलेवेंसी है, क्योंकि कई सारे लोग प्रश्न ये भी करते हैं कि मंदिर का क्या संबंध है अर्थव्यवस्था से, उसे रोजगार मिलेगा क्या? तो ये भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ पूजा पाठ के लिए है, ये कहीं ना कहीं, और ये इतिहास है आचार्य चाणक्य की जो आपने बात की है। और आज भी मैं इसको एक और नजरिए से देखता हूँ कि जहां कोई प्लेस रहेगा, कोई चीज रहेगी, वहां तमाम एनआरआईज लोग हैं और चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोर्स सुधर रहा है, तो किसी ना किसी बहाने आएंगे तो यूपी को इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी ढेर सारी। ये मैं एक लेमैन के नजरिए से भी देखता हूँ। और आपने जो एनालिटिक्स की बात की वो अपनी जगह ही है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, चूंकि आप लोग
एनालिटिक्स पे बहुत ज्यादा देखते हैं, नजर रखते हैं। जिस प्रकार से सिलिकॉन वैली बेंगलुरु की बात होती है, उत्तर प्रदेश में शहरों की जो ग्रोथ हो रही है उस पे क्या नजरिया है आपको? हालांकि कानपुर आईआईटी से आपने अभी जिक्र किया था, लेकिन ब्रॉडली कौन सा शहर किस मामले में ग्रो कर रहा है और आने वाले दिनों में उसका क्या स्वरूप हो सकता है? एक मैं जिक्र कर दूं कि सरकार की एक योजना भी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, और इससे रिलेटेड और भी कई सारी योजनाएं हैं। तो इस कंटेक्स्ट में एक बिजनेसमैन के तौर पे आप कैसे देखते हैं गौरव? अभी जैसा मैं देख रहा हूँ तो एक ये अभी कुछ जो सेंटर्स हैं ऑलरेडी जो आइडेंटिफाइड हैं, जो इन हजारों वर्षों से रहे, जो काशी है, काशी डेफिनेटली एक सेंटर है बहुत बड़ा। कानपुर, लखनऊ ऐसे जो सेंटर्स हैं, अभी जब डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और तो हमें मुझे ये लगता है कि हाँ एक कुछ जो है जो शहर जो ग्लोबल मैप में ऑलरेडी हैं, वहाँ ही संभावनाएं ज़्यादा हैं। काशी में डेफिनेटली, काशी एक बहुत बड़ा अपने आप में एजुकेशन सेंटर है, और अकेला जहाँ 5 यूनिवर्सिटीज़ एक ही नगर में हैं। और तो मुझे लगता है कि वहाँ ही है, और प्लस आईआईटी का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, आईआईटी बीएचयू है। तो काशी में लगता है मुझे, काशी में संभावनाएं हैं, और काशी में बहुत कुछ होना चाहिए। और कुछ जैसा आईटी आईटी के ही मामले में देखेंगे, आईटी में ही जो आईटी बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं काशी से, जो स्टैब्लिश हो चुके हैं, चल रहे हैं, तो इसलिए काशी की पॉसिबिलिटीज दिखती है मुझे। फिर लखनऊ कैपिटल सिटी है डेफिनेटली, और लखनऊ की कनेक्टिविटी और जैसी भी रही है, तो लखनऊ है। कानपुर अगेन ड्यू टू आईआईटी कानपुर, आई एम होपफुल कि वहाँ भी कुछ होगा। और कानपुर प्लस इंडस्ट्रियल सेंटर रहा है पहले से, तो ये कुछ लगते हैं मुझे कि जहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर प्रयागराज भी है, प्रयागराज भी अगेन एजुकेशन सेंटर और वैसा मुझे लगता है, और प्लस क्योंकि कुंभ की वजह से प्रयागराज ग्लोबल मैप में तो रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है ये कुछ शहर हैं जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक इसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, और जो इंसाइटफुल जानकारी मिल रही है, नेताओं के इंटरव्यू तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक प्रदेश को एक बिजनेसमैन किस प्रकार से देखता है, उसकी इनसाइट्स क्या है, इसके लिए इस लिंक पे आप लोग पुनः आ सकते हैं। और यूपी कथा में हम यही चीजें लेके आ रहे हैं कि ग्राउंड पे यूपी की रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे अलग अलग तरीके से वह कौन सी चीजें हैं जो आइडेंटिफाई की जा सकती है, आइडेंटिफाई की जा रही हैं। और गौरव त्रिपाठी जी भी इसी कड़ी में है। गौरव जी, भारत के परम वैभव की जो बात की जाती है, विश्व गुरु की बात की जाती है, तो एक तो आध्यात्मिकता दिखती है। इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में इसके क्या मायने हैं भारत के विश्व गुरु होने के, और कैसे देखते हैं कि हम उधर बैठ रहे हैं? मतलब क्या वो पैरामीटर है कि हम माने कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? गौरव जी। तो विश्व गुरु, जैसा मुझे लगता है कि विश्व गुरु होने के लिए पहला जो माइलस्टोन हमें, मुझे मुझे ये लगता है कि हमें एक पहले विश्व शक्ति बनना होगा, क्योंकि गुरु जैसा आज हमारी संस्कृति में गुरु हमेशा एक सर्वोच्च आसन पर रहे हैं, लेकिन जब हम आज बाकी विश्व में देखते हैं तो वो जगह गुरु को नहीं मिली हुई है, और वो वहाँ पे एक बहुत बहुत अलग, तो वो देख के मुझे लगता है कि लोग आपको गुरु तभी मानेंगे जब आपके पास शक्ति भी है, और इसलिए विश्व गुरु होने के लिए हमें विश्व शक्ति बनना चाहिए, और विश्व शक्ति बनने के लिए हमें पहले आर्थिक शक्ति बनना होगा। तो सुपर पावर बनना है, सुपर पावर बनने के लिए पहले इकोनॉमिक पावर बनना होगा, और ये एग्जाम्पल अभी हम देखते भी हैं, जो बाकी देश हैं, यूएस ने यही किया, चाइना में भी यही किया, पहले इससे पहले जब एक टाइम था ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम ने भी यही किया। तो यही दिखता है कि हमें भी पहले एक आर्थिक शक्ति बनना होगा, उसके बाद हम फिर देख सकते हैं कि हम विश्व शक्ति बनेंगे, और तभी विश्व गुरु बन सकते हैं।
बिल्कुल, और एकदम सीधे शब्दों में आपने इसको बात कही, और सच्चाई भी यही है, जो इकोनॉमिक पावर है वही वर्ल्ड पावर है, और वही अंतर। और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, चाहे द्रोणाचार्य हो गए, चाहे गुरु परशुराम हो गए, तो ये लोग भी शक्तियों के महारथी ही थे, और तभी जो है गुरु कोई इनको मानता था। लास्ट का सवाल है ये गौरव जी की, यूपी की जनता को, यूपी की यूथ को खासकर, और जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, कल्चरली किस प्रकार से कनेक्ट रहे, कैसे आगे बढ़े, क्या एक आपकी टिप्स होंगी गौरव जी? अपनी अपनी जड़ों को न भूले, और ये इसलिए भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक इमोशनल बात है, और क्योंकि ये लगता है मुझे कि अच्छा होगा और इसलिए आपको करना चाहिए। मैं बहुत ही प्रोफेशनली और बिजनेस के सेंस में बोल रहा हूँ, अपनी जड़ों को मत भूलिए, क्योंकि यही एक चीज है, ये एक चीज है जो कि आप हमेशा बोल सकते हैं, ये आप और हम समझ सकते हैं, ये कोई बाहर से आके नहीं समझ सकता। कोई भी आप जैसी भी टेक्नोलॉजी बना लीजिए जहाँ भी, और मैं क्योंकि एआई में इतना काम किया है, हम लोग भी एआई में भी डिस्कशंस यही होते हैं कि ऐसी क्या चीज है, क्या है ऐसा जो एआई, जहाँ पे एआई रिप्लेस नहीं कर सकता लोगों को। और वो यही चीज है, कैन एआई अंडरस्टैंड कल्चर? नो, इट कैन नॉट। सो अगर हमें ये देखना है भाई ऐसा बिजनेस जहाँ पे कि ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी और ना कोई जो बाहर से कोई भी कंपनी आए, बड़ी बड़ी से बड़ी, मैं बोलूंगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी भी जो भी आ जाए, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ की वो हमसे लड़ नहीं सकते। वो मुझे यही लगता है, वो हमारी संस्कृति है, क्योंकि उसकी समझ हमें है। और यही लगता है मुझे कि एक कोट वैसा ही है कि it's better to change the game if you want to win, right? So ये वही है कि आप अगर किसी और के गेम में हैं तो आपको उनके रूल से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गेम चेंज कर देते हैं, अगर आप बोलते हैं कि भारत में, जो कि पतंजलि ने किया, अगर आप बोलते हैं कि भारत में बिजनेस होगा तो वो ऐसा होगा, भारत का सामान होगा भाई, और भारत में कुछ होना है, बिजनेस होना है, तो वो भारतीय संस्कृति के अनुसार होना है। अगर आप ये रूल ले आएंगे गेम में, तो फिर ये गेम आपका है। फिर यहाँ कोई आपके बाहर वाला कोई आपको बीट नहीं कर सकता। हाँ, अंदर कंपटीशन रहेगा, वो अच्छी बात है, हमेशा होना चाहिए। लेकिन ये है कि ये एक एज रह सकता है, जो कॉम्पिटिटिव एज जिसको बोलते हैं, यूएसपी बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटिव एज, यूएसपी है। तो जो भी यूथ है यूपी का, मैं यही बोलूंगा उनको, ये चीज बिल्कुल याद रखनी चाहिए। कई बार आपसे पहले भी बात हुई है गौरव, और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हर बार एक नई इंसाइट आती है बातचीत करने में। और ये इंटरव्यू तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नौजवान को देखना चाहिए, इसे शेयर करना चाहिए। इसी यूपी कथा के लिंक पे यह इंटरव्यू भी अवेलेबल है, और बाकी हमारे वयम यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, लोग शेयर कर सकते हैं, कुछ समय बाद अपलोड होगा। लेकिन किस प्रकार से एक बिजनेसमैन सोचता है, ऊपर की बातों के अलावा भी गहराई में क्या चीज है, यूपी की अंदरूनी क्या चीज है जो हमें देखनी चाहिए, इसके लिए इंटरव्यू आप लोग अवश्य देखिए। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ है, यकीन न हो तो ये सीरीज हमारी जारी रखिए, और लोगों को रिकमेंड कीजिए, जुड़िए। प्रत्येक दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम को 4 बजे से ये स्टार्ट हो। बहरहाल गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि यूपी की जनता को, यूपी की चीजों को, आपकी जो वाणी है, आपका जो वक्तव्य है, वह एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश जी। आप सभी जो लोग भी देख सुन रहे हैं, आप सभी का भी धन्यवाद जुड़ने के लिए।